हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है आइसोमेरिज्म। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म के बारे में हमें इतना पता है कि अगर एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जाएं तो वो अलग अलग कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं और इस घटना को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। लेकिन क्लास 11 और क्लास 12 में खासकर जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोमेरिज्म बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है। तो हम आज शुरू करते हैं क्लास को आइसोमेरिज्म और उसके एक एक पहलुओं को जैसे जैसे आएगा हम उससे रूबरू होते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइसोमेरिज्म कहते किसको हैं, तो लिखा हुआ है अकरेंस ऑफ मोर देन वन कंपाउंड, अकरेंस ऑफ मोर देन वन कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए लेकिन वो अलग अलग कंपाउंड हो, ऐसी घटना को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जो बनते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से वो कहलाते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स, ठीक है। तो हमने समझा आइसोमर्स किसको कहते हैं, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से यदि अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे वो कहलाएंगे आइसोमर्स और इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए सब में कार्बन की संख्या गिने 1 2 3 तो C3, हाइड्रोजन की संख्या गिने 3 2 5 और 1 6 C3H6 एंड ऑक्सीजन 1 C3H6O। इसका फॉर्मूला हो गया। इसका भी फॉर्मूला देखें 1 2 3 C3 हाइड्रोजन H6O, ये भी वही होगा C3H6O और ये भी है C3H6O, C3H6 एंड O। यहां पे चार कंपाउंड लिखे गए हैं, चारों के मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है C3H6O, लेकिन चारों अलग अलग कंपाउंड है। चारों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। इसी प्रक्रिया को, इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। और हम जानते हैं कि चूंकि आइसोमर्स जो होते हैं वो अलग कंपाउंड होते हैं इसलिए उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो यहां पर लिखा हुआ है आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स हेंस शोज डिफरेंट फिजिकल एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। चूंकि ये अलग अलग कंपाउंड है तो इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हमने आइसोमेरिज्म को ब्रॉड में समझा। अब हम आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई करेंगे कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है। इतने तरह के क्लासिफिकेशन है आइसोमेरिज्म के, इसको गौर से समझेंगे। हेडिंग लिखा हुआ है आइसोमेरिज्म। सबसे पहले इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहला स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल को एक और नाम देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। उसके बाद फर्दर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को इन 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। तो ये जो 6 प्रकार हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, ये प्रकार हैं किसके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। वहीं पर बात करें यदि हम स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म के, तो ये दो तरह का होता है। पहले को कहते हैं हम लोग कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरे को कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल, ये तो हम लोग थोड़ा बहुत समझ भी जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्पेस आइसोमेरिज्म है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। नीट और जेई का ये फेवरेट टॉपिक है, स्पेस आइसोमेरिज्म। तो स्पेस आइसोमेरिज्म को दो पार्टों में डिवाइड किया, एक कॉन्फिगरेशनल और दूसरा कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल को हम अलग से पढ़ते हैं, इसका कोई बाद में डिवीजन नहीं करते हैं, लेकिन कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरे को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो टोटल इतने तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं। हम एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे। ये बहुत लंबा चैप्टर है और इसमें बहुत नॉलेज की आवश्यकता है, आपको इसमें गहन अध्ययन की जरूरत होगी क्योंकि आइसोमेरिज्म को समझना बहुत आसान चीज नहीं है।
इसको समझने के लिए, खासकर जब स्पेस आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे तो इसको समझने के लिए पेशेंस चाहिए और आपको प्रैक्टिस चाहिए, तब आप स्पेस आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मोटा मोटी डिफरेंस क्या होता है। आइए, लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल वर्सेस स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जैसे ही स्ट्रक्चरल वर्ड है, इसका मतलब है कि डिफरेंस जो होगा वो कनेक्टिविटी में होगा। जैसे कोई स्ट्रक्चर में कोई एटम इधर से इधर चला गया, कनेक्टिविटी में डिफरेंस होगा, तब उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन कनेक्टिविटी सेम हो और स्पेस में उसका ओरिएंटेशन बदल जाए, जैसे कनेक्टिविटी सेम है, एक ग्रुप इधर लगा हुआ है, अब बस वही ग्रुप स्पेस में अपना ओरिएंटेशन बदल दे, बाकी ये इसी कार्बन से जुड़ा था तो ये भी इसी कार्बन से जुड़ा है, बस उसने अपना स्पेस में क्या किया है, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है। वैसे में जो आइसोमेरिज्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म। लिखा हुआ है डिफर्स इन स्पेशियल अरेंजमेंट। कनेक्टिविटी सब सेम रहेगा, बस स्पेस में उसका अरेंजमेंट बदल जाएगा। वैसे आइसोमर को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर, और जिसमें कनेक्टिविटी ही एटम का डिफरेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, 6 स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया गया है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन कौन है। इसमें आपको ढूंढ के बताना है कि कौन कौन स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो देखें स्ट्रक्चरल आइसोमर में आप पहले का देखें, फर्स्ट का, फर्स्ट और फोर्थ को देखें। फर्स्ट और फोर्थ दोनों का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम है। यहां पर 4 कार्बन, यहां भी 4 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, मतलब 1 ऑक्सीजन और बाकी हाइड्रोजन। तो पहला और चौथा जब हम देख रहे हैं तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन उतने ऑक्सीजन। डिफरेंस सिर्फ क्या है, कनेक्टिविटी में। यहां पर कुछ और कनेक्टिविटी है और यहां पर ऑक्सीजन बीच में आ गया है, कनेक्टिविटी बदल गया है, इसलिए इन दोनों को हम लोग कहेंगे ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में आ जाएगा 1 and 4, 1 and 4, गुड, 1 and 4। अब बात करते हैं स्पेस आइसोमर का, ठीक है। अब सेकेंड और थर्ड को देखें, सेकेंड और थर्ड को देखें। सेकेंड और थर्ड में क्या है, CH2Cl, CH2Cl, CH2Cl और CH2Cl, बस इस बॉन्ड को क्या कर दिया गया है, रोटेट कर दिया गया है। इस बॉन्ड को क्या किया गया है, रोटेट कर दिया गया है, जिससे Cl कहां चला गया है, ऊपर चला गया है। ऐसे Cl नीचे था, ऐसे करके रोटेट किया, Cl कहां चला गया, ऊपर चला गया। कहीं भी कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं आया है, कनेक्टिविटी अब भी वही है। ये Cl इस CH2 के साथ यहां भी जुड़ा था, यहां भी जुड़ा है। ये Cl इस CH2 के साथ यहां भी जुड़ा था, यहां भी जुड़ा है। फर्क बस पड़ा किसमें, फर्क पड़ गया स्पेस में अरेंजमेंट। पहले दोनों Cl एक ही तरफ थे, अब ये दोनों Cl अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे से दूर हो गए हैं। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को जिसमें कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस ना हो बल्कि स्पेस में अरेंजमेंट उनका चेंज हो जाए, ऐसे ही आइसोमर को तो हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टीरियो या स्पेस आइसोमर्स। तो 2 और 3 कैसे आइसोमर हुए एक दूसरे के, स्पेस आइसोमर्स, 2 and 3, 2 and 3, ये स्पेस आइसोमर है। उसी तरह से यहां पे देखिए 5 और 6 में, 5 और 6 में यहां पर कहीं भी कनेक्टिविटी चेंज नहीं हुआ है। हुआ क्या है, यहां पर दोनों CH3 एक तरफ थे और यहां पे दोनों CH3 डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, डायगोनली आ गए हैं। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस है। लेकिन ये है कैसा, कनेक्टिविटी कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ स्पेस में अरेंजमेंट बदल गया है, इसलिए ये भी स्पेस आइसोमेरिज्म के कैटेगरी में आएगा। तो हमारा 5 और 6 जो एग्जांपल लिया गया है ये भी कैसा है, स्पेस आइसोमर्स, 5 and 6। आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि स्पेस आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। यदि कनेक्टिविटी में डिफरेंस मिल जाए तो स्ट्रक्चरल के कैटेगरी में आएगा। स्ट्रक्चरल में भी बहुत कैटेगरी होते हैं, उनको हम एक एक करके अब देखेंगे। लेकिन यदि कनेक्टिविटी डिफरेंट हुआ तो वो स्ट्रक्चरल, और यदि कनेक्टिविटी सेम हुआ लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट बदल गया तब वो क्या कहलाएगा, स्पेस आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब एक एक करके हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 पार्ट को देखते हैं। 6 पार्ट में जो 5वां है छठा टॉटोमेरिज्म, वो इंपॉर्टेंट है, उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन वो जो 5 है
चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इन सबको हम आज के क्लास में देखेंगे। चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के प्रकार शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला जो था हमारा वो है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, तो चेन आइसोमेरिज्म जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चेन में परिवर्तन आ जाए, चेन के लेंथ में परिवर्तन आ जाए। मान लीजिए किसी चेन में पहले 6 कार्बन एटम है, अब 5 कार्बन एटम हो जाए, तो यदि कंपाउंड के चेन में परिवर्तन आ जाए, चेन में डिफरेंसेस आ जाए, तब हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स। आप पहचानेंगे कैसे? तो कंपाउंड दो तरीके से आपको दिया रहेगा, एक तो ओपन चेन दिया रह सकता है या फिर दूसरा रिंग के फॉर्मेट में दिया रह सकता है। अगर ओपन चेन दिया हो, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ओपन चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन शुड डिफरेंट। यदि दो ओपन चेन दिया गया है और पूछ रहा है कि वो चेन आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं, तो आप दोनों के पेरेंट चेन में देखेंगे, यदि कार्बन एटम डिफरेंट है तो वो एक दूसरे का चेन आइसोमर हो सकता है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखता हो तो। ये बात तो हमेशा याद ही रखें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। यदि दो रिंग दिया हुआ है तो रिंग का साइज जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, रिंग के साइज में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, लेकिन साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन ऑफ साइड चेन, मतलब साइड चेन में रिंग से जो लगा हुआ साइड चेन होगा उसमें कार्बन एटम की संख्या दोनों कंपाउंड में डिफरेंट होनी चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि वो चेन आइसोमर है। तो चेन आइसोमर पहचानने के दो तरीके, यदि आपको ओपन चेन दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन डिफरेंट हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन शुड डिफरेंट। यदि आपको दो रिंग दिया हुआ है तो दोनों रिंग का साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए, लेकिन उसके साइड चेन में कार्बन एटम की संख्या बदल जानी चाहिए, तब कहलाएगा चेन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल देखते हैं, देखिए 3 एग्जांपल लिखे हुए हैं 1, 2 एंड 3 एंड पूछ रहा है 1 इज द चेन आइसोमर ऑफ, 1 इसमें से किसका किसका चेन आइसोमर है। तो आप पहले अगर काउंट करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों के सेम है, तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हैं, सेम है। पहले में देखिए पेरेंट चेन ये है, इतने कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है पेरेंट चेन में। दूसरे में अगर पेरेंट चेन चुनेंगे तो ये पेरेंट चेन होगा, सबसे लंबा चेन को ही क्या कहते हैं, पेरेंट चेन, इसमें 4 कार्बन है। तीसरे में यदि चुनेंगे तो भी क्या होगा, ये, इसमें भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो पहला और दूसरा क्या चेन आइसोमर है, क्योंकि पहले के पेरेंट चेन में 6 कार्बन, दूसरे के पेरेंट चेन में 4 कार्बन, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या बदल गई तो एक दूसरे का चेन आइसोमर, ठीक। तो 2 इज द चेन आइसोमर ऑफ फर्स्ट। क्या तीसरा पहला का चेन आइसोमर है, तो है, क्योंकि पहला में 6 कार्बन और तीसरा में 4 कार्बन, किसमें, पेरेंट चेन में। तो 1 एंड 3, मतलब ये भी 2 और 3 दोनों ही 1 के लिए चेन आइसोमर है। लेकिन अगर हम क्या क्वेश्चन पूछे कि क्या 2 और 3, क्या 2 एंड 3 ये चेन आइसोमर है, क्या 2 और 3 चेन आइसोमर है, तो आप कहेंगे कि 2 और 3 में तो इसमें भी पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, इसमें भी पेरेंट चेन में 4 ही कार्बन है, तो ये कोई और स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, लेकिन ये चेन आइसोमर नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं, यह आएगा पोजिशनल आइसोमर के कैटेगरी में, जिसमें सिर्फ एटम और पोजीशन चेंज होगा, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या चेंज नहीं होगी। तो यहां अगर हम 2 और 3 की बात करें तो ये पोजिशनल आइसोमर है, ना कि चेन आइसोमर है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन आर सेम, दोनों में 4-4 कार्बन पेरेंट चेन में है। तो 1 और 2 चेन आइसोमर है, 1 एंड 3 चेन आइसोमर है, लेकिन 2 और 3 चेन आइसोमर नहीं है, 2 और 3 चेन आइसोमर नहीं है। वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गई। चेन आइसोमर हमने समझ लिया। चेन आइसोमर में हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन डिफरेंट होना चाहिए, अगर रिंग है तो रिंग का साइज सेम होना चाहिए, लेकिन साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होने चाहिए। और एग्जांपल है चेन आइसोमर के, आप देख लें यहां पे 3 एग्जांपल यहां पे लिखे हैं, 1 2 3। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, 3 इज द चेन आइसोमर ऑफ 3 इज द चेन आइसोमर ऑफ। आप यहां से यहां जाए, सब में कार्बन गिन लें, सब में कार्बन की संख्या सेम होगी, यहां पर 1 2 3 4
और 6 रिंग, 6 4 10, यहाँ पे 4 और इधर कितना है 2 4 और 2 6 10 और यहाँ भी 10। तो सारे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यदि आपको चेन आइसोमर होना चाहिए रिंग के केस में तो रिंग का साइज सेम होना चाहिए। तो 3 और 1 एक दूसरे का चेन आइसोमर हो सकता है, लेकिन 2 तो नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग ही चेंज हो गया, रिंग साइज बदल गया। अब देखिए 1 और 3 में रिंग साइज सेम है और डिफरेंस कहां लाई कर रहा है, साइड चेन में कार्बन एटम की संख्या पर। इसमें कितने हैं 4 पेरेंट चेन में, और इसमें यदि पेरेंट चेन चुने तब कितने होंगे 3 कार्बन, और यहाँ पे 4 कार्बन। बात समझ में आई? तो रिंग साइज शुड बी सेम, डिफरेंस लाइज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, इन साइड चेन। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 1 और 3, तो 3 इज द चेन आइसोमर ऑफ 1। ठीक है? ये क्या 1 और 2 एक दूसरे का चेन आइसोमर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि रिंग साइज ही डिफरेंट हो गया। क्या 2 और 3 एक दूसरे का चेन आइसोमर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिंग साइज ही क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। एक एग्जांपल और लिखा हुआ है, यहां पे देखते हैं। 1 इज द चेन आइसोमर ऑफ 1। 2 का चेन आइसोमर हो सकता है, लेकिन 3 का चेन आइसोमर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिंग साइज ही क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। तो 1 और 2, 1 इज द चेन आइसोमर ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम, 2। 1 इज द चेन आइसोमर ऑफ 2, क्योंकि सिर्फ साइड चेन में यहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। चलिए अगला, अगला लिखा हुआ है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, यहां पर क्या होगा, नाम ही है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो यहां पर पेरेंट चेन में किसी एटम या ग्रुप की पोजीशन भर में चेंज आएगा, बाकी और किसी चीज में चेंज नहीं आएगा। तो वैसे आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। लिखा हुआ है, पहचानेंगे कैसे, तो यदि ओपन चेन दिया गया है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन क्या होना चाहिए, सेम। जबकि रिंग में कैसा था, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन शुड बी डिफरेंट। लेकिन पोजिशनल आइसोमर यदि चेक करें तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट क्या होना चाहिए, पोजीशन ऑफ एन एटम और ग्रुप। किसी एटम या ग्रुप का पोजीशन उस पेरेंट चेन पे बस डिफरेंट होना चाहिए। कभी सेकेंड कार्बन से लगेगा तो किसी में थर्ड कार्बन से लग जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं करना चाहिए। अगर दो रिंग कंपेयर करने के लिए दिया गया है तो रिंग का साइज भी सेम होना चाहिए, बस एटम या ग्रुप का पोजीशन रिंग में बदल जाना चाहिए। कभी ऑर्थो पे रहेगा, कभी मेटा पे, कभी पैरा पे, तब उसको हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है? एग्जाम्पल लिखा गया है, यहां पर एक बेंजीन सिस्टम है, नाइट्रोफिनॉल का एग्जाम्पल है। ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये है मेटा नाइट्रोफिनॉल और ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहां पर आप देखेंगे तो रिंग साइज में कोई चेंज नहीं आया है, बस NO2 ग्रुप का पोजीशन बदलते गया है OH के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर पैरा पोजीशन में है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में है और यहाँ पे मेटा पोजीशन में है। तो बस अपने पोजीशन को चेंज किया है NO2, इसलिए ये किस कैटेगरी में आएगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म के कैटेगरी में आएगा। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म में ध्यान रहे, पेरेंट चेन में कार्बन सेम रहता है, बस पोजीशन किसी एटम या ग्रुप का बदल जाता है। यदि रिंग है तो रिंग का साइज सेम रहता है, बस ग्रुप या एटम का पोजीशन चेंज हो जाता है रिंग में। और एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए 4 एग्जांपल लिखा हुआ है, चारों एग्जांपल दिख रहा है आपको, गौर से देख ले इसको एक बार पहले। अब पहला क्वेश्चन है, 1 इज द चेन आइसोमर ऑफ, 1 इज द चेन आइसोमर ऑफ, पहला किनका चेन आइसोमर है। कार्बन गिने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे ओपन चेन है। तो चेन आइसोमर वो उस कंपाउंड का होगा जिसमें पेरेंट चेन में कार्बन एटम सेम रहने चाहिए कि डिफरेंट, डिफरेंट हो जाने चाहिए। तो यहां पर देखें, ये पेरेंट चेन होगा, कितना है 1 2 3 4 5 6, इसमें कौन पेरेंट चेन होगा, सबसे लंबा वाला, ये पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6, इसमें पेरेंट चेन कौन हो जाएगा, ये वाला चेन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं, और इसमें भी क्या है पेरेंट चेन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पेरेंट चेन में 8 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन। क्या पूछ रहा है आपसे,
आपसे पूछ रहा है कि 1 जो है इसका चेन आइसोमर 2, 3 और 4 में कौन कौन है। तो चेन आइसोमर होने के लिए पेरेंट चेन में कार्बन एटम की संख्या बदल जानी चाहिए, जो कि बदल रही है। 1 में 8 है तो 2 में 6 है, 1 में 8 है तो 3 में 6 है, 1 में 8 है तो 4 में 6 ही कार्बन है, इसलिए 1 इन तीनों का चेन आइसोमर है। 1 इज द चेन आइसोमर ऑफ ऑल। लेकिन यदि हम आपसे पूछे 2 और 3 कैसा है, तो 2 और 3 क्या एक दूसरे का चेन आइसोमर है, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, और यदि सेम कार्बन एटम पेरेंट चेन में है तो वो चेन आइसोमर नहीं होता है, वो कौन आइसोमर होता है? पोजिशनल आइसोमर होता है। यहां पर देखिए सिर्फ इस CH3 का पोजीशन चेंज हो रहा होगा, है ना, एटम और ग्रुप का पोजीशन चेंज होता है, बाकी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 3 एक दूसरे का कैसा है? पोजिशनल आइसोमर है। उसी तरह से 2 और 4 भी देखेंगे तो एक दूसरे का कैसा है? पोजिशनल आइसोमर है। सिर्फ CH3 ग्रुप का पोजीशन चेंज कर रहा है, बाद बाकी कार्बन एटम की संख्या पेरेंट चेन में सेम है। तो 2 इज द पोजिशनल आइसोमर ऑफ बोथ 3 एंड 4। बोथ 3 एंड 4। ये बात समझ में आ गई? दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए दोनों को दिमाग में सेट कर ले। चेन आइसोमर में पेरेंट चेन में कार्बन एटम डिफरेंट हो जाने चाहिए, रिंग यदि है तो साइज सेम रहना चाहिए, लेकिन साइड चेन में कार्बन एटम डिफरेंट हो जाने चाहिए। यदि पोजिशनल आइसोमर है तो ओपन चेन में कार्बन एटम पेरेंट चेन में सेम होने चाहिए, बस एटम और ग्रुप का पोजीशन बदल जाना चाहिए। और यदि रिंग है तो रिंग का साइज सेम होना चाहिए, बस एटम और ग्रुप का पोजीशन बदल जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल दिया गया है, यहां पर पूछ रहा है 1 and 3R। 1 and 3R आप गौर से देखें, ये 1 है और ये क्या है? 3। तो 1 and 3R दोनों रिंग है, तो पहले देखेंगे कि रिंग का साइज सेम है कि अलग अलग है। सेम है, तो सेम दोनों में हो सकता है, चेन में भी और पोजिशनल में भी। अब दूसरा यहां पर देख रहे हैं, यहां पर क्या गिवन है? CH3 CH2 CH3, और यहां पर क्या गिवन है? CH3 CH2 CH3। ये कैसे आइसोमर हो गए? उसके बाद है 4 and 5। 4 and 5, तो यहां पर देखें, यहां पेरेंट चेन ही डिफरेंट हो गया। यहां पर साइड चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन, और यहां पे जो सबसे लंबा पेरेंट चेन है साइड चेन का, उसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो ये इसी में से टूट क्या गया? ये पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, कोई ग्रुप का पोजीशन नहीं है, कार्बन एटम ही वेरी कर गया है साइड चेन में। तो इसको हम रखेंगे चेन आइसोमर के कैटेगरी में। तो 2, 1 and 3 आर चेन आइसोमर्स। कैसे आइसोमर्स है ये? चेन आइसोमर्स। लेकिन वही पूछा जा रहा है 4 and 5। आप देखिए 4 and 5, यहां भी रिंग का साइज कैसा है? सेम। तो ये चेन भी हो सकता है और पोजिशनल भी हो सकता है। यहां पे 2 ग्रुप है, 2 इथाइल ग्रुप, एक ही कार्बन पे है, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप यहां रह गया और एक इथाइल ग्रुप यहां से उठ के यहां चला गया। तो बस यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप ने अपना पोजीशन बदल लिया, इसलिए ये दोनों कैसे हो जाएंगे? पोजिशनल आइसोमर हो जाएंगे। 4 and 5 आर पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स। ये बात समझ में आ गई? बाकी यदि हम 1 और 2 को देखें तो यहां पर तो रिंग का साइज ही डिफरेंट हो रहा है। 1 और 4 को देखें तो रिंग का साइज ही डिफरेंट हो रहा है। और ऐसा जब रिंग का साइज डिफरेंट हो जाता है, वैसे आइसोमेरिज्म को हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, जो आगे आने वाला है। अगला देखते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म बच्चों उसे कहते हैं जब एक रिंग हो और दूसरा ओपन चेन स्ट्रक्चर हो। 2 केस में हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म नाम देते हैं। पहला केस, यदि एक ओपन चेन हो और दूसरा क्या हो? रिंग हो, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो वो कहलाएंगे रिंग चेन आइसोमर्स। या यदि दोनों ही रिंग हो तो दोनों रिंग का साइज डिफरेंट होना चाहिए, साइज सेम नहीं होना चाहिए। यदि साइज सेम हुआ तो या तो चेन होगा, नहीं तो पोजिशनल होगा। और यदि दोनों रिंग का साइज डिफरेंट हो गया, तब वो किस कैटेगरी में आएंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म में। तो यदि दोनों ही रिंग है, वही लिखा हुआ है, तो रिंग साइज क्या होना चाहिए? डिफरेंट। या एक रिंग हो और एक ओपन चेन स्ट्रक्चर हो,
एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, ओपन चेन। एक डबल बॉन्ड उसको इनकाउंटर कर सकता है एक रिंग, क्योंकि यहाँ भी 2 हाइड्रोजन का लॉस, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन का लॉस। आप फॉर्मूला देखेंगे तो सेम आएगा। ये देखिए गिनिए, 1 2 3 C3, 3 2 5 और 1 6 C3H6। साइक्लोप्रोपेन में कैसा होता है, C3H6। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर में है और दूसरा रिंग में है, तो ऑब्वियसली ये कैसे हो जाएंगे, रिंग चेन आइसोमर के एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल और हैं वो देख लेते हैं। यहां पे 1 इज द रिंग चेन आइसोमर ऑफ, 1 इज द रिंग चेन आइसोमर ऑफ। आप देखेंगे तो यहां पे 2 पाई बॉन्ड है, तो यहां पे 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, यहां भी 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, और सब में 4 कार्बन है। तो जब आप फॉर्मूला काउंट करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या सेम आएगी। अब देखिए 1 ओपन चेन है, सेकंड कैसा है, रिंग, थर्ड कैसा है, रिंग, तो 1 2 का भी रिंग चेन आइसोमर है और 3 का भी रिंग चेन आइसोमर है। तो 1 इज द रिंग चेन आइसोमर ऑफ 2 and 3, क्योंकि एक ओपन चेन है और दूसरा क्या हो जाता है, रिंग। यदि हम पूछे 2 और 3 आपस में कैसे आइसोमर है, 2 and 3, 2 and 3, क्या ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर हैं? तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि दोनों रिंग है और रिंग का साइज डिफरेंट है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे रिंग में 4 कार्बन है। तो 1 2 और 3 का रिंग चेन आइसोमर तो है ही, 2 और 3 आपस में भी रिंग चेन आइसोमर है। 2 and 3 आर रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। ये समझ में आ गया। अगला है 2 is the ring chain isomer of, 2 is the ring chain isomer of। सारे में देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसमें एक रिंग है, इसमें ओपन स्ट्रक्चर है, इसमें 2 रिंग है, मतलब डिफरेंट है, तो सबके रिंग चेन आइसोमर होंगे। 2 is the ring chain isomer of 1 and 3, 1 and 3। क्यों? क्योंकि 2 में एक रिंग आ रहा है, 1 में ओपन चेन है और 3 में 2 रिंग आ रहा है, तो रिंग साइज भी डिफरेंट हो रहा है, ओपन चेन और रिंग का भी कंसेप्ट आ रहा है, तो इसलिए 2 इज द रिंग चेन आइसोमर ऑफ 1 and 3। अगला है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यह बहुत इजी है, इसका नाम ही स्पष्ट है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। वैसे आइसोमर जिनके फंक्शनल ग्रुप में परिवर्तन आ जाए, फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए, उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे यहां पर लिखा हुआ है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों एग्जांपल को गौर से देखें। दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, C2H6O, ऊपर भी नीचे भी C2H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये ईथर है। जब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे या आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम जानते हैं ये O और 2 हाथ खाली होता है, ये कहलाता है ईथर, और ये OH जो ग्रुप है ये है एल्कोहल। यहाँ पे पूरा का पूरा परिवार ही बदल गया, एक ईथर ग्रुप का है और दूसरा एल्कोहल ग्रुप का है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गए, इसलिए कैसे आइसोमर कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर। यहाँ पे वही चीज है, देखिए ये देखिए CH3COOH और ये CH3COOH, इसको ये दिख रहा है CH3COOH एंड CH3COOH, HCOOCH3, इसका आप देखेंगे तो लगेगा उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है, लेकिन CH3COOH ऐसे लिखाता है, CH3C डबल बॉन्ड O और H। ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है। और ये जो है ये एस्टर है, ये क्या है, एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है। दोनों के फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है, बाकी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका नाम होता है मिथाइल मिथेनोएट। इसको जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मिथाइल मिथेनोएट। और ये कौन सा है, ये है इथेनोइक एसिड। दोनों का फैमिली ही अलग है, एक एस्टर फैमिली का है और दूसरा एसिड फैमिली का है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसलिए ये भी कैसे कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमर्स। एक लास्ट जो आज के क्लास में हम लोग डील करने वाले हैं वो है मेटामर, मेटामर्स। मेटामर्स में ध्यान रखेंगे, ये वैसे फंक्शनल ग्रुप में एराइज होता है जो डायावैलेंट हो, एक से ज्यादा वैलेंसी हो फंक्शनल ग्रुप की। जैसे ईथर, ईथर में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड,
डायावैलेंट है, कीटोन, ये सब जो होते हैं ये सब किस में आ जाएंगे, मेटामर्स में आएंगे। और मेटामर्स कहते किसको है, तो पहला फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए, पॉलीवैलेंट, और डिफरेंस जो लाई करना चाहिए वो उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ के कार्बन एटम की संख्या में, बस, बाकी और कुछ नहीं वैरी करना चाहिए, तब वो कहलाएंगे मेटामर्स। जैसे ये एग्जांपल देखें, एग्जांपल फर्स्ट और एग्जांपल सेकंड। यहां पर ऑक्सीजन है, ये कैसा ग्रुप है, ईथर, और ईथर कैसा है, डायावैलेंट है, 2 वैलेंसी होती है। पहले केस में इधर 2 कार्बन इधर 2 कार्बन, लेकिन दूसरे केस में ऑक्सीजन के एक तरफ 1 कार्बन और दूसरे तरफ 3 कार्बन। डिफरेंट सिर्फ किसमें है, ये ईथर है ये भी ईथर है, बस उसके दोनों तरफ कार्बन एटम की संख्या में बदल गई है, संख्या बदल गए हैं, इसलिए उसको बोलते हैं मेटामर। मेटामर। इसको देखें तो आप इसको क्या कहेंगे, क्या ये मेटामर है, क्या ये मेटामर है? आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर C डबल बॉन्ड O है, यहां पे भी क्या है, C डबल बॉन्ड O है। आप कहेंगे कि C डबल बॉन्ड O के एक तरफ CH3 है और एक तरफ 2 CH3 है, और यहाँ एक ही तरफ 3 CH3 है, तो आप इसको रख देंगे मेटामर के कैटेगरी में। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये कीटोन है, C डबल O ये कैसा है, कीटोन। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये CHO है, ये अल्डिहाइड है, ये क्या हो जाता है, अल्डिहाइड है ये। तो इसको मेटामर ना बोल के फंक्शनल आइसोमर बोलना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दोनों के फंक्शनल ग्रुप में ही परिवर्तन आ गया है, एक कीटोन ग्रुप है तो दूसरा कैसा है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है, ना कि मेटामर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म या अनसैचुरेशन फैक्टर। जितना स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट हो सकता था, जो कंसेप्ट था वो हमने आपको बता दिया है। इसमें एक छूटता है टॉटोमेरिज्म, जो कि स्पेशली अलग से उसका वीडियो डेडिकेटेड होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।